हेलो स्टूडेंट। बेटा आज आपके हिस्ट्री का 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 ही है ये। ठीक है, चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जहाँ से हमने पीछे छोड़ा था, हमने देखा था कि किस प्रकार फ्रांस में मोनार्की से क्या बना था बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी किस प्रकार से फ्रांस में मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना था। हमने देखा था किस प्रकार से बेटा नेशनल असेंबली बनी थी। लास्ट वीडियो आप जरूर देखें और लास्ट वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार नेशनल असेंबली बनी और किस प्रकार फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना। ठीक है, अब बात करते हैं कि फ्रांस में अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भी खत्म हो जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और ये रिपब्लिक हो जाएगा। बेटा ये क्या हो जाएगा, रिपब्लिक हो जाएगा। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, अभी देखो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है जो इसका हेड ऑफ स्टेट कहलाता है। बेटा हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, या तो प्रेसिडेंट होता है, जैसे कि ये मोनार्क है तो किंग होगा। हेड ऑफ स्टेट क्या कौन है यहाँ पर, किंग है। क्या बेटा किंग को इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है? नहीं, इलेक्शन के द्वारा नहीं चुना जाता। ठीक है, इसको तो ये कैसी गद्दी है, मतलब कि इस सीट पर कौन बैठेगा, हेरिडेटरिकल ऑर्डर में बैठते हैं। ठीक है, कि भाई इसी का बेटा बैठेगा, आगे आने वाला इसी का वंशज चलेगा। मतलब कि ये जो बोर्बन किंग था, मतलब हम जानते हैं बेटा, लास्ट वीडियो आपने देखे होंगे स्टार्टिंग में लुईस 16 देखा होगा कि लुईस 16 कौन था, फ्रांस का राजा था। ठीक है, फ्रांस किंग था और इसकी रानी कौन थी, क्वीन। क्वीन बेटा कौन थी इसकी, मैरी एंटोनिटी। ठीक है, तो ये जो किंग था ये किस फैमिली से बिलोंग करता था, बोर्बन फैमिली से। ये सारी चीजें आपकी बेटा लास्ट पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बोर्बन फैमिली से बिलोंग करता है। बोर्बन फैमिली क्या होती है बेटा, देखो बोर्बन फैमिली इज नथिंग बट, जैसे कि भारत में मुगल शासक रहे हैं ना, हम उनको सबको मुगल्स बोलते हैं। नाम क्या उनका मुगल है? नहीं, उनका नाम अकबर होगा, जहांगीर है, शाहजहां है और ठीक औरंगजेब है। क्या ये सारे के सारे वही इनका किसी का नाम मुगल है क्या? नहीं, बट वी कॉल देम मुगल। ठीक है, बिकॉज they belong to some certain family। ठीक है, they belong to some same family, तो we call them मुगल शासक। तो मुगल शासक की तरह ही फ्रांस में भी एक रूल था। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किंग फैमिली एक ही फैमिली रूल करी आ रही थी जिसका नाम है बोर्बन फैमिली, और उसी से बिलोंग करता था लुईस 16 जो फ्रांस का राजा था और जिसकी रानी कौन थी, मैरी एंटोनिटी। और अब देखेंगे, हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक समझा था कि फ्रांस में मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कैसे बना, और यहाँ हम समझेंगे बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से रिपब्लिक कैसे बना। ठीक है, मतलब कि अब तो जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो भी बेटा अब इलेक्शन होंगे, उसके बाय इलेक्शन चुना जाएगा बेटा। वो बाय इलेक्शन किसे चुना जाएगा, हेड ऑफ स्टेट को। ठीक है, देयर इज नो किंग एनीमोर, देयर इज नो किंग एनीमोर। सो लेट्स स्टार्ट। क्या होता है, स्टोरी कुछ ऐसे है, देखो हिस्ट्री सारी की सारी स्टोरी होती है, बस समझने का तरीका होता है। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही इजी है, अदरवाइज इट इज अ टू पजल्ड थिंग। ओके, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि लुईस 16 जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को उसने एक्सेप्ट किया था। ही फोर्सफुली एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है, he forcefully accepted the constitution at that point of time। what he did secretly उसने क्या किया बेटा, secretly एक ट्रीटी साइन करी, किसके साथ, ट्रीटी साइन करी थी उसने पर्शिया के साथ। किसके साथ बेटा, पर्शिया के साथ उसने एक ट्रीटी साइन कर ली उस वक्त। ठीक है,
तो उस वक्त उसने जो ट्रीटी साइन करी थी वो किस लिए साइन करी थी, ताकि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना फ्रांस में, ठीक है, ये वापस रिस्टोर किया जा सके, वापस क्या किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके। और देखो पूरा के पूरा यूरोप जो था ना फ्रांस की इन एक्टिविटीज से डिस्टर्ब था, पूरा का पूरा यूरोप, क्योंकि भाई आपके मान लो आप एक सोसाइटी में रहते हो, मान लो एक सोसाइटी में रहते हो जिसके कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है बेटा, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप एक सोसाइटी में रहते हो और मान लो आपकी एक बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब 3-4 बड़ी फैमिली इस एरिया में रहती है, मान लो 3 बड़ी फैमिली रहती है, ठीक है, बड़ी वाली फैमिली बोल रहा हूँ, न्यूक्लियर फैमिली नहीं बोल रहा, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, हम मियाँ बीवी और बच्चे, बस इससे ज्यादा नहीं। और बड़ी फैमिली क्या होती है, बड़ी फैमिली क्या होती है बेटा, जैसे कि पूरे दादा दादी हो, चाचा चाची हो, ताया ताई हो, ठीक है, और बहुत जॉइंट फैमिली। मान लो एक फैमिली में, मतलब इन तीनों फैमिलीज के लिए इस सोसाइटी में सेट ऑफ रूल्स एक ही है, ठीक है, एक ही है, और इस फैमिली में आपको चेंज आता है, चेंज, और वो चेंज अगेंस्ट द लॉ होता है, अगेंस्ट द लॉ, जो सोसाइटी के लॉ है उनके अगेंस्ट होता है वो। तो बेटा ये जो फैमिली है ये इस फैमिली में इस ऐसे बंदों को सपोर्ट करेंगी जो उन लॉज के फेवर में है, जो सोसाइटी के लॉज के फेवर में। ऐसा तो होता नहीं है, बहुत कम होता है कि सारे के सारे भाई एक नई विचारधारा को रखते हो, कुछ पुरानी विचारधारा के भी होते हैं, जैसे दादा दादी हो गए, ठीक है, वो पुरानी विचारधाराओं को ज्यादा महत्वाकांक्षा देते हैं, ठीक है, उनकी ज्यादा महत्वाकांक्षा पुरानी विचारधाराओं पे होती है, ठीक है। तो जैसे कि ये उन पर्सन्स को सपोर्ट करेंगे जो पुरानी विचारधाराओं को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो पुरानी विचारधाराओं को सपोर्ट करते हैं, जो मतलब फिर क्या होगा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ये अपने घर में खुश हैं, ये अपने घर में खुश हैं, ऐसा कर क्यों रहे हैं, बिकॉज कल को इनको भी डर है कि कहीं इनकी फैमिली में कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये भी अगेंस्ट के लॉ चलने लगे, जो सोसाइटी के लॉ है उनके अगेंस्ट ये चलने लगे, ठीक है। तो सेम सिचुएशन यहां पर भी है, देखो क्या होता है, अब देखो फ्रांस में नई नई चीजें घटित हो रही है, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, लिबर्टी, फर्टिनिटी, इक्वालिटी, राइट टू वोट, ऐसे ऐसे वर्ड उभर उभर के ऐसे ऐसे नए नए आइडिया निकल रहे हैं, जिसके कारण वो आइडिया, देखो भाई आइडिया है, आइडिया तो स्प्रेड होगा, बातों से स्प्रेड हो चाहे कैसे भी स्प्रेड हो, ठीक है। तो पर्शिया और बाकी की जो कंट्रीज थी, ठीक है, यूरोप में बाकी की जो पूरा का पूरा यूरोप था वो किसकी एक्टिविटीज से डिस्टर्ब था, फ्रांस की एक्टिविटीज से। तो जितने भी फ्रांस के आसपास के जितने भी देश थे वो चाहते थे कि फ्रांस में जो कुछ हुआ उसको रिस्टोर करो भाई, नहीं, दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोराल, क्योंकि कल को उनके घर में भी ऐसे ही आग लग सकती है और क्या पता उनको भी उन्हीं की जनता उनको हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दे, उनके हाथ से सत्ता छीन ले, ठीक है। तो यहाँ ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि पड़ोसी देश भी परेशान थे, तो पड़ोसी देशों ने क्या सोचा था, जैसे लुईस 16 ने भी लुईस 16 के को हेल्प करी पड़ोसी देशों ने, तो ये सीक्रेट ट्रीटी किसके साथ करी थी साइन, पर्शिया के साथ। लेकिन ये जो सीक्रेट ट्रीटी थी, ठीक है, ये किसी काम की नहीं आई, किसी काम नहीं आई बेटा, लुईस 16 के किसी काम नहीं आई, क्यों काम नहीं आई, क्या हुआ, हम जानते हैं 1789 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, ठीक है। अब क्या होता है 1791 में बेटा इलेक्शन होते हैं, ठीक है, 1791 में इलेक्शन होते हैं, सॉरी 1792 में सर इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पर इलेक्शन क्या है, एक तरह की वोटिंग होती है, इलेक्शन वोटिंग, हाँ वोटिंग होती है। इस वोटिंग जो वोटिंग कौन कर रही होती है, नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली वोटिंग क्या करती है कि उसको पता चल जाता है कि भाई किंग ने ऐसी सीक्रेट ट्रीटी साइन कर रखी है और पड़ोसी देश उन पे हमला करने वाले हैं, ठीक है। सो ये वॉर डिक्लेयर कर देते हैं बेटा, वॉर डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया,
अच्छा यहां पर मेरे को एक बात बताओ बेटा, ऑस्ट्रिया से कौन बिलोंग करता है? ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भाई पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होंगे ना, तो ऑस्ट्रिया का नाम आपके तुरंत दिमाग में उठेगा कि लुईस 16 की बीवी कौन थी? मैरी एंटोनिटी का मायका है, एक तरह से उसका मायका है ना, वो बिलोंग करती थी। लुईस 16 की बीवी वहां से बिलोंग करती थी, मैरी एंटोनिटी। ठीक है, और ऑस्ट्रिया और पर्शिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रिया तो भैया हेल्प करेगा ही, क्योंकि उसका तो वो क्या है, उसके लिए लुईस 16 क्या है, दामाद है ना। तो पर्शिया के साथ उसने ट्रीटी साइन करी हुई थी, तो दो लोगों ने इनके अगेंस्ट ये एक तरह से एक्टिविटी होने वाली थी। इससे पहले कि ये एक्टिविटी हो, नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया इनके अगेंस्ट, और ये वॉर जीत भी गए थे बेटा, ये वॉर जीत भी गए। इस वॉर में बेटा बहुत सारे वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे वॉलंटियर्स ने अलग अलग जगहों के वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और देखो यहां पर एक ट्रेंड हुआ एक उस समय कि ज्यादातर लोग, देखो लड़कियों को तो आजादी थी नहीं, वुमेन्स को तो किसी प्रकार की आजादी नहीं थी उस वक्त। ठीक है, तो मैन क्या होता था, मैन एट फ्रंट मतलब बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा होता था, और वुमेन कहां पर, वुमेन संभालती थी अपने बच्चों को, डेली की वेज कमाती थी। ठीक है, डेली के लिए काम करती थी, हार्ड वर्क करती थी, और घर को संभालती थी। ठीक है, ये इस तरीके के ट्रेंड हो चुका था वहां पर। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये जैसे कि अब ये जो वॉर था, ठीक है, वॉर जो डिक्लेयर हुआ, लोग इस वॉर को पता कैसे देखने लगे थे? द पीपल हु सॉ दिस वॉर, इट वॉज अगेंस्ट people versus monarchy and aristocracy। मतलब कि लोगों के पूरे यूरोप में ना, अब ये वॉर इस तरीके से देखा गया कि लोग किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? एक तरह से बेटा पावर जब सुप्रीम लोगों के हाथ में हो, पावर जब किनके हाथ में हो, ताकतवर लोगों के, अमीर लोगों के हाथ में हो, उसे एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है, मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी, पीपल वर्सेस मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी। उस वक्त एक सॉन्ग बहुत प्रचलित हुआ था। ठीक है भाई, जब ये चीजें होती है ना वॉर, तो योद्धा क्या करते हैं, गाते बजाते जाते हैं कि वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, देश प्रेम की भावना होती है, आजादी की भावना होती है। ठीक है, उस वक्त कोई सॉन्ग भी गाए जाते हैं, पोएम्स भी गाई जाती हैं। उस वक्त एक बहुत ही फेमस सॉन्ग हुआ जिसका नाम है बेटा मर्सलीज। बेटा ये देखो आज की डेट में फ्रांस का नेशनल एंथम है। आज की डेट में क्या है, नेशनल एंथम है फ्रांस का। ये मर्सलीज एक जगह से बिलोंग करता है बेटा, फ्रांस में ये एक जगह का नाम है। वहां के लोगों ने इसे गाना शुरू किया था, क्या गाते गाते ये पर्शिया की तरफ वॉर में जा रहे थे ना, तब इसको गा रहे थे बड़े मजे तरीके से। और ये लिखा किसने था? लिखा था बेटा ये फ्रांस के नाम थोड़े से अजीब होते हैं, फ्रेंच नेम्स, रॉगेट डे ला स्ले। ये किसने सॉन्ग लिखा था? ये सॉन्ग किसने लिखा था बेटा? रॉगेट डे ला स्ले। ठीक है, और ये आज की डेट में फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीप पॉइंट है। ठीक है, एक तरह से 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई मर्सलीज है क्या, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस आज की डेट में, कहा किसने लिखा था? रॉगेट डे ला स्ले ने लिखा था ये। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये रिपब्लिक हुआ था। तो अब बात आती है, जैसे ही ये रशिया के अगेंस्ट, भाई पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर लड़ते हैं, वॉर जीत भी जाते हैं, और वॉर के दौरान भाई वुमेन्स किस काम में इन्वॉल्व रही वो भी हमें पता है, मेन किस काम में इन्वॉल्व रहा वो भी हमें पता है। तो अब देखो एक फ्रांस की सोसाइटी में ना एक डिवीजन होता है बेटा। उस वक्त बहुत सारे क्लब फॉर्म होने लगते हैं,
ये क्लब्स क्या होते थे, ये क्लब्स पॉलिटिकल डिस्कशन का सेंटर होते थे। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड एजेंडा, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हुई, एजेंडा हुआ, या जितने भी उसके काम होते थे सारे के सारे डिस्कशन इन्हीं में होता था, ठीक है, इन क्लब्स में होता था। तो बेटा ये क्लब्स देखो रिच पर्संस के भी होते थे, ठीक है, रिच पर्संस के भी होते थे और गरीबों के भी होते थे और वुमेन्स के भी होते थे। वुमेन्स के ये जो क्लब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि वुमेन्स की, भाई वुमेन्स भी अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, उन्होंने भी अपने क्लब फॉर्म किए थे, ठीक है, तो वो डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक चीज पढ़ने वाले हैं कि देखो क्लब तो फॉर्म हुए, रिच लोगों के भी हुए और जो एक नॉर्मल लो लेवल पे काम करते हैं बंदे, उनका भी क्लब फॉर्म हुए। हम एक बात पहले से भी जानते हैं कि वोटिंग राइट ओनली इन हैंड्स ऑफ रिच पर्सन। बेटा जो कमा सकता था वही उसी के पास वोटिंग राइट थी। मैंने बताया था ना बेटा, क्या कंडीशन थी, एज ज्यादा होनी चाहिए 25 से, किसने से 25, वुमेन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट, वुमेन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट, और बंदा क्या होना चाहिए, टैक्स पेयर होना चाहिए, टैक्स पेयर, कितना टैक्स पे क्या होना चाहिए उसे, 2 दिन की वेज का, ठीक है, 2 days लेबरर वेज, ठीक है, एक मजदूर 2 दिन में जितना कमाता है ना, उसने उतना वो टैक्स पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन थी। तो इस कंडीशन से आपको नहीं लगता कि जैसे कि ये मतलब जो वोटिंग राइट है एक छोटे ही मतलब छोटे ग्रुप के पास ही वोटिंग राइट थी, और वो भी वो जो रिच थे, ठीक है, भाई जिनके घर में डेली पैसा आ सकता था, डेली कुछ कमाने के लिए आ सकता था, ठीक है, उनके पास ये वोटिंग राइट एग्जिस्ट करती थी। बात आती है कि वोटिंग राइट अब किन लोगों के पास, देखो सब लोगों के पास वोटिंग राइट थी नहीं। हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा था 28 मिलियन पॉपुलेशन में कितने लोगों के पास वोटिंग राइट थी या नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस वोटिंग राइट के कारण होता क्या है कि सोसाइटी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक कौन, जो रिच है, जो मतलब टैक्स पेयर है, जिनके पास वोटिंग राइट है ना, और जो पुअर है, जो टैक्स पेयर भी नहीं है और वोटिंग राइट भी नहीं है जिनके पास, ठीक है। तो सोसाइटी इन 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो बेटा ये जो होते हैं ये थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेव करते हैं, है ना, ये प्रोफेशनल बिहेव करते हैं, और ये नॉर्मली बेटा जिनकी दिनचर्या जैसे चल जाए वैसे चल जाती है। दिक्कत क्या होती है कि ये जो रिच पर्सन्स है ये सारे के सारे डिसीजन अपने आप लेते थे, ये सारे के सारे डिसीजन अपने आप लेते थे। इन डिसीजन में जो एक बड़ी पॉपुलेशन होती है उसका कोई भी वो नहीं होता था, रोल, उसका क्या नहीं होता था, कोई रोल नहीं होता था। तो जब क्लब फॉर्म हुआ, एक क्लब वहाँ पर बड़ा ही फेमस हुआ, मैंने बताया था अमीरों के भी क्लब होते थे और गरीबों के भी क्लब होते थे, ठीक है। तो एक क्लब बड़ा ही फेमस हुआ, क्लब का नाम है बेटा जैकोबिन क्लब। ये जैकोबिन क्लब क्या था, ये जैकोबिन नाम कहाँ से पड़ा, ये पेरिस में एक वो है कॉन्वेंट है, उसका नाम है सेंट जैकोब एक नाम है। पेरिस में एक कॉन्वेंट है। कॉन्वेंट किसे कहा जाता है, एक ऐसी बिल्डिंग जो रिलीजियस पर्पस के लिए छोड़ी जाती हो, जो रिलीजियस कामों के लिए छोड़ी जाती हो, जो बनाई जाती हो, ठीक है, ठीक है, रिलीजियस कामों के लिए कोई बिल्डिंग बनाई जाती हो तो उसे हम कॉन्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस जैकोबिन क्लब का नाम तो तुम्हें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो जैकोबिन क्लब था इसका हेड कौन था बेटा, इसका हेड था बेटा रॉबर्ट स्पेयर।
मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ठीक है। इसका हेड कौन था बेटा जैकोबिन क्लब का? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। अब ये जो भाई जैकोबिन क्लब है, इसमें कौन कौन लोग थे? इसमें वो थे जो डेली काम करते थे बेटा, अपना डेली वर्क पेज पे काम करते थे, मतलब जैसे हमारे यहाँ जैसे मजदूर है ना डेली दिहाड़ी पे काम करता है, वैसे ही लोग थे इसमें सारे के सारे, ठीक है। एक लो लेवल के लोग थे जहाँ पर जिनकी कमाई का साधन क्या था, जिनके डेली के काम पे डिपेंड करता था। अगर डेली काम करेंगे तो बेटा डेली कमा लेंगे, और डेली काम नहीं करेंगे तो कमा नहीं सकते थे। तो इससे इसमें सारे वो लोग बिलोंग करते थे। अब इनका थोड़ा सा फैशन भी अलग था, मतलब कि पहनावे का, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग ट्राउजर पहनते थे अपने आप को अलग दिखाने के लिए सोसाइटी से। सोसाइटी में क्या होता था कि जो रिच पर्सन थे ना, वो एकदम पतली सी क्या बोलते हैं टीन ट्रश, मतलब एक पतली सी पैंट पहनते थे, थोड़ा सा उनका पहनावा अलग था, ठीक है। लेकिन इनका पहनावा क्या था कि लॉन्ग ट्राउजर पहननी थी ओपन, और रेड कैप पहनते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, जैकोबिन्स कैसी कैप पहनते थे? रेड कैप। ये रेड कैप पहनते थे खाली मैन, वुमेन्स नहीं। वुमेन्स भी जो है जैकोबिन क्लब को ज्वाइन कर सकती थी, बट दे आर नॉट अलाउड टू डू सो, दे आर नॉट अलाउड टू वियर रेड कैप। रेड कैप का सिंबल मीनिंग क्या था? लिबर्टी। इसका मीनिंग क्या कहलाता था? लिबर्टी, मतलब कि दे शो लिबर्टी। और वो अपने आप को एक तरह से रिच लोग, जो हाई सोसाइटी वाले लोग हैं ना, उनसे अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते थे, ठीक है। अब क्या होता है, इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन होते हैं, और ये जो मैंने आपको बताया जैकोबिन क्लब, ये बहुत फेमस हो जाता है और ये पॉलिटिकली एक्टिव भी हो जाता है बेटा। तो रॉबस्पियर के हाथों में ताकत आएगी, ठीक है। तो क्या होता है, अब इलेक्शन होते हैं फ्रांस में। फ्रांस में जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, नेशनल असेंबली को, नेशनल असेंबली अब देखना आगे जाके कन्वेंशन में चेंज होगी, ठीक है। इलेक्शनों में क्या होता है, जब ये इलेक्शन होंगे इनमें एक वोटिंग होती है। वोटिंग से क्या किया जाता है, हर आदमी को, जो भी 21 ईयर हो या 21 से बड़ा हो, ठीक है, एज 21 हो या 21 से बड़ी हो, हर आदमी मैन कैन वोट। हर एक को वोटिंग राइट मिल जाती है। पहले क्या होती थी, ये 25 साल के और रिच पर्सन्स के पास ही थी, जो टैक्स पेयर थे। अब ये क्या थी, 21 साल या 21 साल से बड़ा हुआ आदमी, और डिपेंड नहीं करता वो किस सेक्शन से बिलोंग करता है, या उसका स्टेटस क्या है, या उसको कितना कमाता है, डजंट मैटर, बट ही कैन वोट, ही कैन वोट, ठीक है। जिसके जरिए क्या होता है, अब क्या होता है, नेशनल असेंबली की जगह एक नेशनल असेंबली को खत्म कर दिया जाता है। अब एक नई चीज बनती है जिसका नाम कहलाता है कन्वेंशन। कन्वेंशन गठित करी जाती है, ठीक है। नेशनल असेंबली में जानता हूं जिस प्रकार आप जानते हो, जिस प्रकार से एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है। अब उसका नया नाम क्या रख दिया जाता है, कन्वेंशन, ठीक है। क्योंकि इसमें अब वोटिंग राइट कितनों के पास है, एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल्स के पास है, पॉपुलेशन के एक लार्ज सेक्शन के पास है, ठीक है। अब एक नई चीज बनती है जिसका नाम है कन्वेंशन। ये कन्वेंशन क्या करती है कि अब ये कन्वेंशन बन गई, ठीक है। कई बार तो मतलब अब यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कन्वेंशन कैसे बनी, ठीक है। अब और जैकोबिन क्लब क्या था, जैकोबिन क्लब एक लो लेवल के लोगों का ग्रुप था, ठीक है, बहुत ही फेमस था, और इनका पहनावा थोड़ा सा अलग होता था, ठीक है। अब यहाँ से हमें समझना है कि ये कन्वेंशन डिसीजन लेता है, ठीक है, और लुईस 16 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लुईस 16 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कोर्ट उसे डेथ सेंटेंस दे देता है। किसको? लुईस 16। लुईस 16 को डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। किसके जुर्म में? क्योंकि एक यहाँ पर वर्ड आता है, उसने अपने ही देश से धोखा किया था। क्या किया था? अपने ही देश से धोखा किया था,
ठीक है, लुईस 16 अपने देश से धोखे के जुर्म में उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। धोखा क्या था कि उसने पर्शिया के साथ ट्रीटी साइन करी थी, ठीक है, और किसके अगेंस्ट साइन करी थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के अगेंस्ट साइन करी थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता था, ही वांट्स एवरीथिंग टू बी बैक, है ना। तो इसको भी डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है और इसको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एग्जीक्यूट मतलब पब्लिकली, इसको पब्लिक में फांसी दी जाती है। सेम कुछ दिन मतलब इसको कब दी जाती है फांसी, ये और देख लेते हैं एक बार। ये फांसी दी जाती है इसको 21 जनवरी 21 जैन 1793 में। सोचने की बात है, देखो 1789 में से लेकर 1793 में बहुत सारी इवेंट होती है बेटा, बहुत सारी इवेंट होती है। हमें इन इवेंट्स का नाम अच्छे से ध्यान रखना होगा। 1789 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनता है, नेशनल असेंबली बनती है, क्लब्स बन जाते हैं, ठीक है। बाद में इस टाइम पीरियड के दौरान, ये कितना टाइम पीरियड बेटा? मात्र 4 साल का टाइम पीरियड है ना। इस 4 साल के टाइम पीरियड में क्लब्स बनते हैं, वुमेन्स क्लब बनते हैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया और पर्शिया को हरा भी देते हैं, ठीक है। और एक तरीके से जैकोबिन क्लब बड़ा ही फेमस हो जाता है, लो लेवल के लोगों को बड़ा ही फेमस कर देता है वो, ठीक है। वोटिंग राइट चेंज कर दी जाती है, 25 से 21 कर दी जाती है और सबको कर दी जाती है। अब नेशनल असेंबली से कन्वेंशन कहलाती है, कन्वेंशन डिसीजन लेती है कि लुईस 16 को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट उसे डेथ सेंटेंस सुना देती है और 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी चढ़ा दी जाती है। सेम कुछ टाइम बाद मैरी एंटोनिटी को भी, मैरी एंटोनिटी को भी फांसी चढ़ा दी जाती है, ठीक है। उस वक्त सोचने की बात है कि कितना ब्रुटल सोसाइटी रही होगी कि लड़कियों को भी उस वक्त फांसी दी जाती है, ठीक है। और इवन मतलब कि कई प्रकार के कह सकते हैं ना कि बैरियर उनके रास्ते में थे, उनकी आज़ादी के रास्ते में थे। वो भलाए वही एक तरह से मोनार्की जरूर आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर रिपब्लिक बना दिया गया, ठीक है। रिपब्लिक बनाया गया। देखो इसको 21 जनवरी को जब इसको डेथ सेंटेंस चढ़ा दिया गया, अब क्या कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया गया? रिपब्लिक। देयर इज नो एनी मोर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, देयर इज रिपब्लिक कंट्री। फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक कंट्री। और अब क्या कर दिया जाता है कि हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? इलेक्टेड होगा, ना कि चोजन होगा या हेरिडेटरी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर आ चुकी होगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है, लुईस 16 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से नाराज होता है, वो एक सीक्रेट ट्रीटी साइन करता है पर्शिया के साथ, बट नेशनल असेंबली इसको इस बात की भनक लग जाती है और वो वोटिंग करके वॉर डिक्लेयर कर देती है। किसके अगेंस्ट? पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करके वो जीत भी जाती है, ठीक है। थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि वहाँ पर, थोड़े दिनों बाद तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि उस टाइम पीरियड दौरान कई सारे क्लब्स बड़े फेमस होते हैं, ठीक है। उनमें से सबसे बड़ा फेमस क्लब होता है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब लो लेवल के लोगों का क्लब होता है, ठीक है, जो डेली वर्कर्स होते हैं उनका क्लब होता है। और वो लोग क्या करते हैं, 25 साल की जो वोटिंग राइट है उसको 21 साल कर देते हैं। इलेक्शन के दौरान वो पावर में आ जाता है। पावर में आने के बाद वो क्या करते हैं, नेशनल असेंबली को ख़त्म करके नई चीज़ बनाते हैं जिसका नाम कन्वेंशन कहलाता है। और कन्वेंशन के थ्रू कोर्ट क्या करता है, कन्वेंशन किसको गिरफ्तार करवाता है? वोटिंग के थ्रू लुईस 16 को गिरफ्तार करवाता है और मैरी एंटोनिटी को, ठीक है। कोर्ट उन्हें डेथ सेंटेंस सुना देता है धोखाधड़ी के केस में। एक तरह से अपने ही देश से दगाबाज करना, यहाँ कहते हैं कि ट्रेटर क्या है कहा जाता है, एक तरह से ट्रेटर, ठीक है। कहते हैं कि गद्दार, हाँ सॉरी सही कहा, गद्दार। जो अपने देश से क्या करे, धोखा करे, उसे कहते हैं गद्दार कहते हैं, ठीक है। तो उसे अब डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है लुईस 16 को भी, और पब्लिकली 21 जनवरी को 1793 में उसे फांसी चढ़ा दी जाती है। सेम मैरी एंटोनिटी के साथ भी किया जाता है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को ख़त्म करके रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दी जाती है। फ्रांस को क्या बना दिया जाता है, एक तरह से रिपब्लिक कंट्री। आगे हम देखेंगे कि जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब जब ये गवर्नमेंट में आता है, जब इस चीज़ को रिपब्लिक बनाता है कंट्री को, ठीक है, लेकिन
यहाँ देखेंगे कि ये जो रॉबर्टस्पियर है, मैक्सिमिलियन जो रॉबर्टस्पियर है, वो बंदा एक तरह से पूरे फ्रांस में आतंक का माहौल क्रिएट कर देता है। भला ही फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री होती है, लेकिन वो पूरे फ्रांस को एक डर के अंदर दबा देता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोल पाता, उसके अगेंस्ट कोई मतलब अगर कोई बोलता भी था तो उसे मार दिया जाता था और फांसी चढ़ा दी जाती थी। एक नया हथियार बनाया गया था डेथ देने का, ठीक है। मतलब कि एक तरह से क्या किया जाता था, गला काट दिया जाता था, ठीक है। उस हथियार का भी नाम हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको ये रिवाइज करें, पुराने वीडियोस को देखें, लिंकअप करें स्टोरी को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पुराने वीडियो नहीं देखोगे तो ये वाली चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी बेटा, ठीक है। आप पुराने वीडियो देखें और इन चीज़ों को उससे कनेक्ट करें। टॉपिक आपकी बुक में भी है। इन वीडियोस को देखने के बाद एक बार अपना NCERT में जो वही जो सेक्शन करवाया है मैंने, उसको रीड आउट करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। आप क्लियरली उस जो उसमें लैंग्वेज में लिखा गया है आपको वो समझ में आने लगेगा कि क्या लिखा है, ठीक है। एक बार इस लेक्चर को सुनेंगे और फिर आप उस चीज़ को रीड आउट भी करेंगे ना, तो आपको आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको कोई डाउट है आप कमेंट करें वीडियो में, ठीक है। या फिर आप जैसे कि टीचर ट्रैक अकेडमी के स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्टली हमारे टीचर्स को बता भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।